मॉक टेस्ट शुरू से ही लेते हैं। ऐसे शुरू से ना हमारे 490 टेस्ट होते हैं जो 360 मार्क्स वाले होते हैं, फिर धीरे धीरे करके 720 स्टार्ट हो जाते हैं टर्म टेस्ट, फिर ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो मेन जो पेपर होते हैं आकाश के वो AITS होते हैं, और वो जनरली जब आप नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो 2-3 महीने बाद स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो हर महीने होते रहेंगे, इस तरीके से चलता है। तो तभी से स्टार्ट हो जाते हैं और तभी से ही देने चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल वैसे ही देने चाहिए। मैं पहले भी कहा था प्रोफेशनल तरीके से कि नीट में जैसे दोगे तो जितने दे सको उतने दो, मैं तो यही कहूँगा। और कभी भी पेपर को ये सोच के मत छोड़ो कि मुझे नहीं आता तो मैं पेपर छोड़ देता हूँ, ये सोच के छोड़ो कि मुझे आता है बट मेरा टाइम खराब होगा इसलिए छोड़ रहा हूँ। ये रीज़न वैलिड है कि आपको आता है बट आपको रिवीजन करना है, तो आप छोड़ दो कि ठीक है बहुत पेपर दे लिए, आगे भी बहुत आएंगे तो इसको छोड़ दो। बट हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमरा टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव अन अकेडमी। आज हम मिलने वाले हैं निखर बंसल से, जिन्होंने नीट 2021 में रैंक 5 हासिल किया। Now the interesting point about Nikhar is that he didn't want to give NEET just because he wanted to get into AIIMS. He wanted to clear the exam with very flying colors and to make sure कि वो जो भी दे रहे हैं it's a best shot of whatever he's giving. Let's all meet Nikhar Bansal and जानते हैं कि उनकी स्टोरी क्या थी and how did he prepare for the examination. So yeah, let's meet Nikhar. Hi Nikhar. हेलो, How are you feeling now? यार आई एम फाइन। So how is the movement of getting into the AIIMS Delhi right now? I mean, आपने तो एग्जाम दिया था because you wanted to give the best of yourself, Yeah. but you got AIIMS Delhi. Now how does it feel to be in AIIMS Delhi? इट फील्स एक्सीलेंट बिकॉज एम्स का तो बिल्कुल कल्चर ही अलग है बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस से। यहाँ का को करिकुलर बहुत अच्छा है एंड एकेडमिक्स तो बेस्ट है ही। तो इट फील रियली नाइस कि मैं एम्स में पढ़ रहा हूँ जो इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। सो निखर, ये नीट एग्जाम देने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आई थी? Actually, my father is a doctor, he's a surgeon, he's an orthopedic surgeon. So that inspired me a lot because he helps a lot of people and his fee is very minimal. So I see a spark of service in his ideals and values, and I wanna continue that legacy in a way. So I wanted to become a doctor so that I can help a million of people, and not about it is not about money actually. Most people think that being a doctor is about money, but it's not like that. And I personally want to become a great surgeon. तो आपने भी ऐसे कोई स्पेशलाइजेशन सोचा कि you want to be a particular doctor in this particular field? No, I haven't thought that yet. Okay, you will discover during the journey. Yeah, right? in present scenario, I think the way I think today, I think I would like to become a surgeon more than a medicinal doctor, rather than a physician. But I am not clear about that field because my knowledge is not at par to take a decision like that. Okay, I think over the years you'll definitely excel in that. So yeah, coming to the NEET examination, तो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? Was it after 10th और 10th से पहले ही आपने ज्वाइन किया था कोचिंग क्लासेस? ऑफिशियली तो 11-12 ही था, 11-12 में कोचिंग ज्वाइन करी थी। उससे पहले मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। तो और बाकी जैसे 9-10 में मैं जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, ओलंपियाड्स, कोचिंग्स के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, उनके लिए पढ़ता था मैं 9-10 में। बट जो ऑफिशियल प्रिपरेशन है वो 11-12 से ही करी है मैंने नीट की। ओके, एंड वुड यू सजेस्ट कि मतलब ज्वाइनिंग आफ्टर 10th इज गुड और इवन बिफोर 10th इज बेटर फॉर नीट? उसका भी है, मतलब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे अगर आप 10th के पहले ज्वाइन कर रहे हो, फाउंडेशन कोर्सेज जो ज्वाइन करते हैं, तो अगर उनको वाकई में इंटरेस्ट है, पढ़ना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है, मतलब सीरियस है उस चीज़ को लेकर, तो करना चाहिए, बहुत बेटर होता है। क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करता था रेफरेंस बुक खरीद के, तो मुझे टाइम लगता चाहिए वो समझने में। जो लोग कोचिंग कर रहे हैं जल्दी समझ लेंगे और बेटर उनको एक शेड्यूल्ड वे में कंसाइज तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो वो बेटर सीखते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो पीयर प्रेशर में फाउंडेशन सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो पीयर प्रेशर में अगर जाना है तो मत ही जाओ फिर, तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। 11-12 में ही जाना, फिर 9-10 में अपना अच्छे से जो बेसिक स्कूल स्टडीज़ है, कुछ रेफरेंस बुक्स आती हैं, तो उनको पढ़ के अपना फाउंडेशन खुद भी बिल्ड किया जा सकता है। कोई नेसेसरी नहीं है, उसके बिना भी हो सकता है। ओके, एंड यूजुअली ऐसे होता भी है कि लॉट ऑफ पीपल इवन प्रिफर टू गिव बोथ द एग्जाम, जेईई एंड नीट दोनों साथ में देते हैं। तो व्हाट वुड यू से कि इज इट गुड टू डू दैट और शुड यू हैव अ स्पेशलाइजेशन? मतलब उसमें ये होना चाहिए कि मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसको देने को तैयार हो। कुछ लोग का ये डिसाइड नहीं होता है कौन सी स्ट्रीम लेनी है, दोनों लेके बैठ जाते हैं, कहते हैं दोनों देंगे। तो उसमें ये दिक्कत आती है कि आप दोनों में अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में क्लियर ही नहीं है क्या बनना है। तो उसमें वो दोनों पेपरों में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते जनरली। जो दोनों में ही अच्छा स्कोर करते हैं उनके दिमाग में पहले से होता है कि मैं सभी चीज़ पढ़ूंगा
उनके दिमाग में होता है कि मैं सारे ओलंपियाड दूंगा, इनमें दोनों चीज़ें आती हैं, उनका होता है दिमाग में पहले से। तो अगर आपके दिमाग में बहुत क्लियर है कि मैं पढ़ लूँगा पूरे पूरे दिन कैसे भी करके चारों सब्जेक्ट्स को कवर कर लूँगा, तो दोनों देने चाहिए। बट अगर आपका ये कि यार मुझे एक ही, आपको स्ट्रीम पता है, तो ज़बरदस्ती 4 सब्जेक्ट नहीं लेने होते, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होता दिमाग में। 11th में आपका डिसाइड होना चाहिए मुझे क्या बनना है। ये नहीं कि 11th निकल के फिर सोच रहे कि मेडिकल क्यों ले लिया, इंजीनियरिंग ले लेता हूँ अब, फिर 11th के बीच में इंजीनियरिंग में आ रहे हैं। ये करना बहुत बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा आपके लिए, कोई करता है ऐसा। एंड दिस विल ऑल्सो अफेक्ट योर बोर्ड्स एज वेल, क्योंकि बोर्ड्स के लिए आपको फिर से दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, मतलब पूरी लाइफ ही इफेक्ट हो जाएगी, फिर रिग्रेट होगा कि मैंने पहले क्या किया, मतलब बहुत ही हौच पौच रहेगा सब चीज़। ओके, सो दैट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन जो लेनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द नीट प्रिपरेशन, तो तीनों सब्जेक्ट्स में आपको सबसे टफ कौन सा लगता था सब्जेक्ट? तीनों में जैसे मुझे सबसे टफ केमिस्ट्री लगता था। केमिस्ट्री, एनी पर्टिकुलर रीजन? केमिस्ट्री में से 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक बेटर था, बट इनऑर्गेनिक में याद बहुत करना है और उसका विजुलाइज नहीं कर सकते, चीज़ें लिखी हैं, याद करनी है। कुछ चीज़ का सेंस बन रहा है, बट कुछ चीज़ों का सेंस नहीं भी बनता है, इसका एक्सेप्शन बहुत फेमस हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस फॉर एक्सेप्शन, इनऑर्गेनिक। कोटा फैक्ट्री, देयर वाज अ रेफरेंस टू दैट। सो मतलब ऐसे मतलब ये जो एक्सेप्शन वाली चीज़ है, इससे इनऑर्गेनिक थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती है। आपको लगता है कि मैंने इतना अच्छा कंसेप्ट बनाया, इतना अच्छा लॉजिक है मेरे पास, फिर लगता है कि इस क्वेश्चन में तो लॉजिक वो लग ही नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली आपको सब याद ही करना है, तो वो इरिटेटिंग होता है। जबकि फिजिकल ऑर्गेनिक में कंसेप्ट्स हैं, खुद से फिर निकल जाते हैं क्वेश्चन। तो मैं सबसे इरिटेटिंग और डिफिकल्ट कह सकते हैं इनऑर्गेनिक ही लगता था। सब तो यही बोलते हैं कि उसे याद करना ही एक फाइनल ऑप्शन है, एंड ऑल्सो दे स्टडी इनऑर्गेनिक एट द एंड ऑफ द नियर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। सो वुड यू सजेस्ट कि उसे एंड तक रखना चाहिए या फिर पहले ही पढ़ के उसे याद करते रहना चाहिए बार बार? नहीं, सिर्फ एंड तक रखने से कुछ नहीं होगा, याद तो पहले से ही करते रहना है सब। जैसे आप सारे चैप्टर ही पढ़ोगे थ्रू आउट योर 2.5 ईयर जर्नी, सारे सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स ही पढ़ोगे, बट एंड में जाके रियलाइज करोगे कि बाकी तो याद हो गया, इनऑर्गेनिक ही थोड़ा नहीं हुआ है। तो वो अल्टीमेटली वो नेचुरली हो जाता है कि एंड में लोग इनऑर्गेनिक और बायो ही पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वही चीज़ें भूलते हैं जनरली। तो ऐसा नहीं है कि उसको एंड में छोड़ दो कि ये तो भूलेंगे तो बाद में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं होता। क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो चीज़ पूछी जाती है जनरली, वो आपको याद हो चुकी होगी 2.5 साल में। Okay. और जो आप एंड में कर रहे होगे वो जनरली नहीं आएगी पेपर में, बट वो आप मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होगे। तो कमिंग टू द स्ट्रेटजी फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, सबसे पहले विल गो विद फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए आपने कैसे पढ़ा था एंड आपकी स्ट्रेटजी क्या थी कि कैसे पढ़ना है उसके लिए? फिजिक्स की ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपने जहाँ पर भी ज्वाइन कर रखा है किसी प्राइवेट टीचर को, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो जो उनके नोट्स होते हैं ना फिजिक्स में, मेनली उनसे ही पढ़ा जाता है। क्योंकि नोट्स उस तरीके से बने हुए हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है। क्योंकि फिजिक्स का एक बहुत बेसिक ट्रेंड है, इतने सालों से पूछा रहा है, उसी ट्रेंड में ही पूछी जाती है। तो वो टीचर को पता होता है, उसी तरीके से पढ़ाएगा, उसी तरीके से क्वेश्चन कराते हैं। तो फिजिक्स का जो बेसिक जो मास्टर कॉपी जिसको पढ़ोगे वो नोट्स होने चाहिए। अब रही बात मॉड्यूल्स की, तो मॉड्यूल्स में कुछ नए पॉइंट, एक्स्ट्रा चीज़ें ये सब मिलती रहती हैं। तो उसमें सबसे बेस्ट ये है कि बार बार मॉड्यूल्स पढ़ने का टाइम नहीं होगा फिजिक्स का, तो एक बार नोट से पूरे चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से जो टीचर ने पढ़ा है। उसके बाद अपने मॉड्यूल्स को खोलो और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है अपने नोट्स में ऐड कर दो। फिर ये सोच के ऐड करो कि मॉड्यूल दोबारा नहीं खोलने वाला मैं थ्योरी पढ़ने के लिए। और जो क्वेश्चन है मॉड्यूल्स के, उसको मल्टीपल बार करना होता है, 3 से 4 बार सारे क्वेश्चन करने होते हैं। ये नहीं कि एक बार कर लिया तो टिक मार के उसको भूल गए, टिक नहीं मारना होता, उसका ऑप्शन अलग से लिख लो जैसे वो गंदा ना हो क्वेश्चन। फिर उसको बार बार करना होता है, एटलीस्ट 3 से 4 बार करना ही पड़ेगा, वरना सब भूल जाओगे, सब कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। क्योंकि आप एक चैप्टर पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर तुम 3 चैप्टर और पढ़ के उससे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उससे थोड़े थोड़े गैप में बार बार करने होते हैं कि याद हो जाए कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फिजिक्स में यही बेस्ट तरीका है। बाकी रिगार्डिंग बुक्स की, जैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन तो मैंने बताई दिए, वो तो करनी ही है। एंड जैसे मैंने आकाश में गया था, तो आकाश का एक बेसिक मॉड्यूल मिलता था और क्वेश्चंस के लिए अलग से क्वेश्चन बैंक्स मिलती हैं। तो आप उनको प्रायोरिटी में तो मत रखो, जैसे मॉड्यूल्स तो करने ही करने हैं, वो तो डेफिनेटली करने हैं, बट क्वेश्चन बैंक को टाइम के हिसाब से देखो। जैसे मान लो कोई चैप्टर है जो आपको लगता है वीक है बहुत, तो उसकी क्वेश्चन बैंक कर ली, तो उसको बस सिलेक्टेड रखना है। और मतलब अल्टीमेटली होना चाहिए कि मॉड्यूल कवर होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कितने भी कर लो, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। एंड रिगार्डिंग एनसीईआरटी, फिजिक्स में एनसीईआरटी का बहुत डाउट होता है लोगों को कि एनसीईआरटी करनी है नहीं करनी है। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी इस तरीके की है कि वो बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उसमें हिस्टोरिकल कंटेंट इतना ज़्यादा है, वो आता भी नहीं है, तो इसलिए लोग बहुत इरिटेट होकर उसको नहीं करते। जबकि मेरे हिसाब से एक बार पढ़नी चाहिए और एक बार में उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो एक बार में, ये सोच के कि दोबारा मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा। और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे वो काफ़ी काम आते हैं, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे इस बार नीट पे, तो वो तो करना ही है। और अगर आपके पास मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस माहौल में हो इस समय कि कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, नीट आने वाला है, तो फिजिक्स एनसीईआरटी को कम्प्लीटली ड्रॉप कर सकते हो, कम्प्लीटली।
अगर आपके नीट के पुराने ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं प्रेजेंट नॉलेज से तो एनसीईआरटी ड्रॉप कर दो पूरा। एंड रिगार्डिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कुछ लोग क्या होते हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं, ये नहीं करना। एनसीईआरटी की जितनी कैलकुलेशन है इतनी कैलकुलेशन कहीं नहीं होती, कोई डिविजिबिलिटी नहीं मिलती करने में, बहुत टाइम जाता है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप नेट पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस खोल के बैठ जाओ और क्वेश्चंस को देखो, सॉल्यूशन पढ़ो, सॉल्यूशंस को ऊपर से स्किम कर लो और उसको देख लो कि मेरे दिमाग में भी यही तरीका आया था, इसने भी ऐसे किया है, और उसको टिक मार के आगे बढ़ जाओ। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो नॉलेज भी आएगी, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और ऐसे ही करना होता है। तो फिजिक्स इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड फिजिक्स में एक चीज़ और एंड में ये करना होता है कि जैसे पूरे थ्रू आउट द ईयर तो ये करोगे जो मैंने बताया, जो मेरा मेथड था, तो इससे सब चीज़ें रहती हैं दिमाग में, कंसेप्ट सब क्लियर रहता है। और एंड में क्या करना चाहिए कि एंड में फिजिक्स रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बायो केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे होगे, इतना ज़्यादा कंटेंट है कि फिजिक्स ऐसा लगेगा कि छूट ही रहा है, हाथ से निकल रहा है, ये चीज़ आती है दिमाग में। तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी फिजिक्स किसी चैप्टर का रिवीजन करो तो उसको एक A4 पेपर पे उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। इसमें आप मतलब तब तक आपको 12th के एंड तक आइडिया लग जाता है कि किस पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, किस पे बिल्कुल नहीं बनेगा। तो उन जिन पे बन सकता है उन पॉइंट्स को लिख के A4 शीट पे हर चैप्टर को 2 या 3 A4 शीट बस इतने का कंटेंट प्रिपेयर कर लो कि जैसे जो चैप्टर अगर आप नोट से पढ़ोगे तो 2.5 घंटा लगेगा, 3 घंटे लग जाएंगे पूरे चैप्टर को पढ़ने में, वो आप 45 मिनट्स में पढ़ लो अपने नोट से। तो ऐसे अगर आप बनाओगे तो मेरे टोटल 21 नोट्स बन गए थे, सब मिला के 11-12 के फिजिक्स के मिला के लगभग 21-22 नोट्स बन गए थे। तो मेरा 21 घंटे का कंटेंट था, मतलब मैं एक दिन में चाहूँ तो कर सकता हूँ, मतलब 2 दिन में चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो अगर आप पूरे 11-12 की फिजिक्स 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली बिफोर नीट। तो फिजिक्स का ये बहुत सही तरीका है करने का। सो आपने कहा था कि आपने 21 पेजेस बनाए थे, राइट? सो आपने कितनी बार रिवीजन किया था उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को? मैंने 4 से 5 बार तो उनको पूरा पढ़ा ही था। ओके। और नीट के जस्ट पहले मैंने जैसे नीट के जो पिछला दिन था मैंने सबको पलट लिया था, क्योंकि 21 पढ़ तो अपने ही बात था पिछले दिन, और पिछले दिन कुछ पढ़ने का मन भी नहीं होता, पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप आखिरी दिन ये रिकॉल नहीं करोगे मुझे क्या नहीं आता, वरना दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। करेक्ट। तो आखिरी दिन बस रिलैक्स करना होता है, और मैंने उन पेज को ऐसे पलट लिया था, और उसका फ़ायदा होता है, थोड़ी वो पिक्चर मेमोरी बन जाती है, तो काम आती है कि हमने कल ही पलटा है तो कुछ ऐसा था, तो ये चीज़ रहती है दिमाग में। तो एंड वाले दिन भी बहुत काम आएगा। उससे पहले भी जब जब एंड में आपके टेस्ट होंगे, एक बार जब कोर्स कंप्लीट होता है ना तो हर कोचिंग लगातार टेस्ट कराती है। 11th के पहले सारे कराएंगे, फिर 12th के कराएंगे, फिर मिला के कराते रहेंगे एंड तक। तो इन टेस्टों में जब भी रिवाइज करो ना तो उन छोटे नोट्स से ही करना, उससे पता चलेगा कि छोटे नोट्स की क्वालिटी कितनी है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कि अगर उसको करके आप अच्छे से स्कोर कर रहे हो आखिरी वाले पेपर में, इसका मतलब आपने सही बनाया है। फिर मेजर नोट्स को खोलो ही मत दोबारा, क्योंकि आपने एक बार बना ली छोटे, अब मेजर गए, मतलब वो तब के लिए इंपॉर्टेंट था जब चैप्टर आपको नहीं आता था। Okay. अब आपको आता है, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। और अगर तब भी गड़बड़ हो रही है तो फिर तब उन चैप्टरों को पूरे भी पढ़ लो। मैंने पूरे भी पढ़े हैं इनमें चैप्टर, जिनके मैंने नोट्स 2 पन्ने में बनाए थे, बट वो तब भी गलतियाँ हो जाती थी, तो मैंने पूरे भी पढ़ लिया था रिवाइज करने के लिए एंड में। ओके। तो फिजिक्स का ये बहुत ही अच्छा मेथड है। मतलब क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है फिजिक्स में तो, कि जब आप पहली बार किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, पहली बार भी चैप्टर हुआ है, अभी क्वेश्चन करने हैं, तब उसमें पूरा टाइम लगा दो जितना लगा सकते हो, कि उसको पहले एक बार सॉल्व करो, आंसर आने के बाद भी सोचो कि और किस तरीके से सॉल्व कर सकता था, ऐसे आंसर क्यों आया, कैसे नहीं, मतलब दूसरे तरीके से क्यों नहीं आ सकता था, सब जितना सोच सकते हो, इतनी ओवर थिंकिंग करनी है पहली बार में कर लो, और किसी उसमें टाइम लगा के मत करो पहली बार कर रहे हो। फिर जब एक बार सब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चंस कर लोगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे टीचर से, जब पूरे क्लियर कर लोगे, फिर उन क्वेश्चन को दोबारा कभी अप्रोच करोगे, जैसे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कोई टेस्ट आता है तब अप्रोच करोगे, अब कभी भी, तब उसको टाइम लगा के करना चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है। क्योंकि लोग सेम क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा उन पे तब कभी टिक नहीं लगाना होता। कुछ लोग टिक लगा देते हैं फिर रब कर देते हैं, वो दिखता तो है ही ना निशान, कोई फायदा नहीं है। वो ब्रेन फिर उसी तरीके से सोचेगा कि ये आंसर कैसे आ सकता है, तो वो पूरा कंसेप्ट, पूरा क्वेश्चन का पर्पस ही खत्म हो जाता है, डिफीट हो जाता है पर्पस पूरा। बट ऑन द अदर साइड जब आपने एक बार सॉल्व किया है तो आपको याद रहेगा, राइट? नहीं रहता, और अगर याद भी है ना इसका आंसर, ये आता है तो निकाल के देखो कि अभी भी आता है कि नहीं। वो तो पहले आया था ना, भूल गए होगे कि मेथड ही भूल गए होगे, तो वो चीज़ भी होता है। ओके। ऐसे कभी हुआ है कि आपने एक क्वेश्चन जो 11th में आपने सॉल्व किया था, देन यू रिवाइज इट अगेन एंड आपने फिर से 12th में उसे वापस खोला था, तो कभी ऐसे हुआ कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया था, ये याद है मुझे? नहीं, और याद होता भी है तो फिर मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही वैल्यू के साथ बहुत बार आएंगे टेस्ट में, वर्कशीट में, हर जगह पे। ओके। वो याद होते हैं, बट तब भी मैं ये रिकमेंड करूंगा, कोई क्वेश्चन पूरा याद भी है ना, इसका आंसर ये लगाना होता है, तब भी सॉल्व करो उसे। मतलब टेस्ट में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते थे रिपीटेड, तो मैं उनको, अगर जल्दी में होता तो मुझे याद होता था कि इसका आंसर यही है, तो मैं टिक करने के बाद भी उस पर सर्कल करता था कि अगर टाइम बचेगा तो एक बार दोबारा सॉल्व करूंगा मैं इसे। ओके। क्योंकि हमें मेनली मेथड पे फोकस रखना है, ये नहीं करना कि टेस्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए जल्दी सॉल्व कर दो, या याद है तो टिक मार दिया, क्योंकि नीट में याद आने के चांसेस बहुत ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी वाली वैल्यू दे देंगे, और एनसीईआरटी वैल्यू याद होती भी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, याद करने का तो मतलब ही नहीं है कोई,
आंसर्स। एंड हाँ, तो जब सेकंड बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब टाइमर लगा के करना चाहिए। और टाइमर भी आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक तो है कि जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 मिनट का टाइमर लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, शुरू में दिक्कत आएगी। शुरू में आपके आधे क्वेश्चन हो रहे होंगे, फिर इतना टाइमर बच जाएगा तो स्ट्रेस हो जाएगा कि मेरे तो इतने क्वेश्चन है, टाइमर बच गया। तो मैं रिकमेंड करूँगा स्टॉप वॉच यूज़ करो। पहली बात तो कि स्टॉप वॉच लगा दो, फिर भूल जाओ मैंने टाइम लगाया, नॉर्मली सॉल्व करो। कभी भी ये नहीं करना होता कि मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी सॉल्व करना एक साइकोलॉजिकल स्टेट होता है। असली में ऐसा कुछ नहीं होता कि जल्दी सॉल्व कर रहे हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे लगता था मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे डबल टाइम लगता था, और एक में मैं बहुत आराम से सोच के सॉल्व करता था और आधे टाइम में सॉल्व हो जाते थे। तो ये साइकोलॉजिकल होता है, तो इसको अंडरस्टैंड मतलब समझो, इसको स्टॉप वॉच लगा के समझ में आ जाता है कि ये क्या नाटक है। तो फिर जैसे स्टॉप वॉच लगा के अब जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो टाइम मैनेजमेंट की लोगों को दिक्कत रहती है। इस बार नीट में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत बहुत लोगों को आई है। जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस थे हर सब्जेक्ट में, उससे बहुत लोगों का पेपर छूटा है, क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। पेपर तो बहुत ही ईजी था, उनको आता भी था, बट टाइम मैनेजमेंट से उनकी गड़बड़ हो गई। तो उसका बेस्ट मेथड यही होता है, स्टॉप वॉच वाला। और फिर जब बाद में जब स्टॉप वॉच वाले मेथड से स्पीड अच्छी बन जाए, फिर टाइमर लगा लो कि 40 मिनट है तो 45 क्वेश्चन है तो 40 मिनट लगा ली। ऐसा भी होने लगता है एंड में कि वो 30 मिनट में कंप्लीट होने लेंगे 45 क्वेश्चन। और वो भी मैं फिजिक्स का बता रहा हूँ इतना। बायो में तो मतलब अपना एम ये रखो कि बायो में 3 क्वेश्चन पर मिनट की स्पीड आ जाए, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन पर मिनट। अगर ये स्पीड आप अटेंड कर लेते हो तो आपका नीट का पेपर बहुत स्मूथली सॉल्व होगा। आपका फाइनल एग्जाम में बायोलॉजी आपने कितने मिनट्स में सॉल्व किए थे? फाइनल एग्जाम में मैंने 35 मिनट्स में। ऑल द क्वेश्चंस? या एंड दे वर लाइक द फाइनल एंड नो राउंडिंग अगेन? या ओके। एंड केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मैंने लिया था 25 मिनट्स। ओके। एंड फिजिक्स? फिजिक्स में 45 मिनट्स। ओके। सो दिस इज लेस देन इवन 180 मिनट्स, राइट? तो आपको और भी टाइम मिल गया था? हाँ, मैंने एक मतलब OMR के लिए जो मैंने प्रैक्टिस करी थी, मेरी प्रैक्टिस थी कि मैं 20 मिनट में OMR फिल कर सकता हूँ बहुत आराम से। और मैं नीट वाले दिन पूरा 1 घंटा लगा फिल करी थी, क्योंकि मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता नीट वाले दिन। मैंने 1 घंटे OMR फिल करी थी बहुत आराम से। तो आप वही करो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि आप एंड में इतना टाइम स्पेयर कर लोगे कि समझ में नहीं आएगा इसको लगाऊँ कहाँ पे। तो मैंने OMR में लगा दिया था कि खाली बैठने से अच्छा कि OMR ही भरते रहो धीरे धीरे आराम से। ओके, दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। एंड जब आपने बायोलॉजी, आपने कहा था कि आपने सिर्फ 30 मिनट्स में किया था, राइट? सो तभी आपने पूरा OMR उसी टाइम पे भर दिया था। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि जो भी आपने बायोलॉजी में किया है वो इट्स अ राइट आंसर? नहीं, जैसे मेरा मेथड ये था कि मैं पूरा पेपर पहले सॉल्व करता था, फिर अपने डाउट्स देखता था, फिर अपने माइनर डाउट्स देखता था। जैसे मैं डाउट्स को भी 2 तरीके से बांटता था, मेजर और माइनर डाउट्स। मेजर डाउट्स में मैं सर्कल लगाता था कि वो क्वेश्चन दोबारा देखना ही देखना, वरना गलत होगा। मुझे इंट्यूशन था कि ये गलत हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है। और कुछ ऐसे थे कि मुझे पता है सही है, पर तब भी दिल में लगता था कि यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसमें मैं R लिख देता था कि टू बी रिवाइज्ड। ओके। तो ऐसे मैं मेजर डाउट अपने माइनर डाउट दोनों देखता था। उसके बाद फिर मैं एक बार मैं फिल करता था ऊपर से एंड, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन तक। मैंने कभी ये नहीं किया कि बायो पहले फिल कर दी, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में कर रहा हूँ या साथ में फिल कर रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा तरीका है अपना टाइम मैनेज करने का। ओके, दैट्स गुड। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी एंड उसकी पढ़ाई कैसी रही आपकी? केमिस्ट्री में से फिजिकल को देखा जाए तो फिजिकल बहुत सही रहता है कि फिजिकल आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया, क्वेश्चन वगैरह कराए, तो आपको सब समझ में आ गया। अब आप इतने श्योर हो कि नीट का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। फिजिकल में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, और पूछे जाएंगे भी तो NCERT से। तो उसमें आप अपने मॉड्यूल्स पढ़ो, एक बार पढ़ो, बट उसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है थ्योरेटिकल, उसको थोड़ा ऐसे ही कर लो कि एक बार रीड कर लिया, ज़्यादा उस पर स्ट्रेस आउट नहीं करना। जो NCERT की थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है उस पर स्ट्रेस आउट करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल वहीं से ही आएगा। और जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो बाहर से आ सकता है थोड़ा, तो उसके लिए जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। मतलब इनऑर्गेनिक में फिजिकल में मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की है कि फॉर्मुलाज एक बार में याद हो जाएंगे, 3-4 फॉर्मुला होते हैं हर चैप्टर के, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो वो फिजिकल बहुत ईजिली हो जाता है। फिजिकल में क्वेश्चन आपकी मर्जी है, ये नहीं है कि बहुत सारे करने हैं। मॉड्यूल कर ली, NCERTs कर ली, उसके बाद आप ऐसी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कर लो, क्योंकि अब एक लिमिटेड तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। फिर आप स्पीड बढ़ाने के लिए करते रहो जितने करने टाइम के हिसाब से। एंड इनऑर्गेनिक में आप ऐसे टाइम बचा सकते हो कि ऐसे मॉड्यूल्स अगर पढ़ लिए एक बार, उनके क्वेश्चन अगर कर लिए। क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में बहुत लिमिटेड कर लो कि NCERT और मॉड्यूल्स बस। कोई भी क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन बैंक टच ही मत करो इनऑर्गेनिक की, बहुत टाइम बचेगा। लोग क्या कर देंगे, हर जगह से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करते हैं, JEE हर जगह के कर लेते हैं कि उनको लगता है कोई नया पूछ लेंगे, जबकि NCERT से बाद इनऑर्गेनिक में कभी नहीं आया, पिछले 15 सालों में नहीं आया। मतलब एक दो क्वेश्चन आ गए बीच में, ऐसे भी हुआ है इनऑर्गेनिक में। तो उसमें आप क्वेश्चन बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल नहीं करता था, तो मेरा बहुत टाइम बचता था। लोग करने लगते हैं उससे क्वेश्चन भी, 100-200 क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन बैंक से। ओके। तो उसको लीव करके इनऑर्गेनिक में टाइम बच सकता है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा सिर्फ NCERT से ही। एंड इनऑर्गेनिक में ये दिक्कत होती है कि NCERT की लैंग्वेज बहुत मतलब क्रम्पल्ड अप है, कि मतलब छोटी जगह में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है।
तो फिर उसी के लिए लोग मॉड्यूल पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक में मैंने एनसीईआरटी मेन बनाई थी, बट आप मॉड्यूल्स को बना सकते हो मेन। जैसे मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे लगता था कि मॉड्यूल्स को मेन बनाना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से मतलब बहुत हेडिंग वाइज अच्छी तरीके से दे रखा है। ओके। और फिर ऑर्गेनिक में मेनली ये होता है कि एनसीईआरटी के जो रिएक्शंस होते हैं, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती हैं, वो तो एनसीईआरटी पढ़ के याद होगी, बट ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी उतनी अच्छी नहीं है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे भी जो टीचर्स के नोट्स होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, यही काम आते हैं। तो इनके थ्रू आप अपना बेसिक बना लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। ऑर्गेनिक में मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिएक्शन याद रखने हैं। और उसमें रिएजेंट्स होते हैं कि ये प्लस मतलब एक रिएक्टेंट प्लस दूसरा रिएक्टेंट और एक रिएजेंट डाल के एक प्रोडक्ट बनेगा फिर। तो ये याद करना डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि मैंने एक छोटी नोटबुक मेंटेन करी थी, और ऑर्गेनिक जो 11th-12th में आती है उसमें जो रिएक्शन है किसी भी चैप्टर में सबको मैंने लिख लिया था। टोटल 67-80 रिएक्शन हो जाती हैं टोटल, या ज़्यादा ही हो जाती हैं फिर। तो उस नोटबुक में लिख लिया था मैंने। तो एक तो लिखने में थोड़ी याद हो जाती है, और बाकी छोटी नोटबुक ऐसे पलटते रहो कुछ कुछ दिनों में, तो फिर याद होने लगती है। और एक बार ऑर्गेनिक की रिएक्शन याद हो गई ना, फिर तो कुछ नहीं बचा। मेनली यही दिक्कत करेगी, क्योंकि कंसेप्ट इतना नहीं होता, मतलब रिएक्शन के थ्रू ही होता है कि ये डाल के ये बन जाता है, दैट्स ऑल। तो ऑर्गेनिक भी ऐसे करनी होती है। अब ऑर्गेनिक में एक अलग पॉइंट ये है कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। जैसे फिजिकल में मैंने कहा था कि लिमिटेड क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक में बिल्कुल ही छोड़ दो। और ऑर्गेनिक में करने हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जितने कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो कि दिमाग में सेट हो जाए कहाँ पे क्या लगाना है। क्योंकि ऑर्गेनिक में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि समझ में नहीं आती क्वेश्चन में क्या लगाऊँ मैं। आपको पता होगा क्या करना है, बट लगेगा कि ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये दिक्कत अवॉइड करने के लिए क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के जहाँ से कर सकते हो वहाँ से कर लो, कितने भी, मतलब 200-300 क्वेश्चन कर ही लो हर चैप्टर के। ओके। सो अपने इसमें नोट्स कैसे बनाए थे केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री के जो क्लास नोट्स थे वो तो अलग बात होगी, और शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी पढ़ते हो, जो पढ़ नहीं आया उसको लिख लिया, बट वो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, बिल्कुल काम नहीं आता वो। ओके। हाँ, केमिस्ट्री का बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा। इनऑर्गेनिक के तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी कोई ना कोई लाइन आप छोड़ दोगे वही एग्जाम में आ जाएगी। ऑर्गेनिक का बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में रटने वाली चीज़ें सब रटोगे तो मेन चीज़ें भूल जाओगे। क्योंकि ऑर्गेनिक में इतनी इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी में कि सब नहीं रट पाओगे। कोशिश करते रहना है, नीट तक कोशिश करनी है कि मैं सब रट लूँ, बट नहीं रट पाओगे। ये एक बेटर ट्रुथ है कि नहीं रट पाओगे। बट जो इंपॉर्टेंट काम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो आपको सबकॉन्शियसली याद रह जाएगा। क्योंकि अब बेकार चीज़ जब याद कर रहे हो तो अच्छी चीज़ें याद हो जाती हैं तब तक। ये होता है। आपने कितनी बार वैसे ब्रशअप किया था और रिवीजन किया था फॉर केमिस्ट्री? एनसीईआरटी का रिवीजन मैंने मतलब 15 बार तो मैंने सब चैप्टर पढ़े ही हैं एटलीस्ट। ओके। क्योंकि मैं टाइम लेके भी पढ़ता था, बाकी लोग 20-25 बार पढ़ते हैं, बट मैं फास्ट रिवीजन नहीं करता था। तो आप अपना मेथड देखो, कुछ लोग तेज़ कर पाते हैं, ज़्यादा बार कर लो। और अगर आपका धीरे मेथड है तो ये मत सोचो कि मैं धीरे क्यों कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि आप धीरे धीरे करो तो बट कम बार कर लो, तो आपका आउटपुट उतना ही आएगा। जैसे मुझे याद है, मैंने अभी अपने दोस्त को फ़ोन किया था कि ये चैप्टर में कितना टाइम लगा, तो उसने कहा कि यार आज तो बहुत टाइम लग गया। तो मैं थोड़ा अंदर से खुश हुआ कि इसको भी टाइम लगा, मुझे भी लगा था आज तो उसने बोला कि हर बार 45 मिनट में करता था, 1 घंटा लगा। और मैं 2.5 घंटे करके खुश हो रहा था कि मैं 2.5 घंटे में किया था मैंने वही चैप्टर। तो ये होता है कि हर किसी का अलग स्पीड होती है, तो आप अपनी स्पीड को रिस्पेक्ट करो और ये देखो कि उसमें भी तो बेनिफिट है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेगा। तो आप कम बार पढ़ो, और अगर आपको टाइम लगता है, और ज़्यादा बार पढ़ो अगर आपको जल्दी कर लेते हो, तो आपका पर्सनलाइज है मेनली। स्टडिंग फॉर मोर आवर्स, मतलब आप बहुत देर तक पढ़ते हो तो आपकी अटेंशन टू डिटेल भी बहुत बढ़ जाती है। एंड ये कैसे आपको हेल्प करता है फॉर द मेन एग्जामिनेशन? मेनली ये होता है कि मेन एग्जामिनेशन तक आपको अपने रिफ्लेक्सेस बनाने होते हैं, और लगातार पढ़ना है, एक तरीके से पढ़ना। सिर्फ लगातार पढ़ना इज़ नॉट इनफ, एक तरीके से पढ़ना होता है कि आप नीट वाले टेम्परामेंट में ही पढ़ रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो घर पे जो टेस्ट वगैरह देते हैं, जो भी वर्कशीट करते हैं, ऐसे करते हैं कि ये तो प्रैक्टिस है नीट की, ये नीट थोड़ी ना है। इवन टीचर्स भी कहते हैं कि बेटा तुम चिंता क्यों कर रहे हो, ये नीट थोड़ी ना है, ये तो ऐसी पेपर है प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरीके से अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में देख करके पेपर देना इज़ नॉट इनफ। उसमें अगर अच्छे आ जाएंगे तो नीट वाले दिन आप नहीं कह पाओगे अपने आप से कि ये नीट तो है नहीं, क्योंकि वो होगा एक्चुअल वाला। तो इसलिए ये होता है कि टेम्परामेंट वही नीट वाला रखना होता है कि असली पेपर की तरह ही है। तो अगर आप रेगुलर भी वैसे ही पढ़ोगे ना, कि जितने भी घंटे पढ़ रहे हो बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि मतलब सब अच्छे से आना चाहिए, या बिल्कुल परफेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, रफ में भी वैसे ही सॉल्व करूँगा जैसे मैं नीट में करके आऊँगा। ओके। तो इससे रिफ्लेक्स बनते हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स मेनली रिफ्लेक्स बनाने के लिए होता है कि अगर आप नीट वाले दिन बीमार भी हो, कोई जैसे आपको खांसी जुकाम फीवर कुछ भी है, नींद आ रही है, सिर में दर्द हो रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सॉल्व कर लेता है पेपर। सो दिस इज जस्ट लाइक टू बिल्ड अप अ मोमेंटम। चाहे आप जो भी हो, सबकॉन्शियसली आप उसे वही कर रहे होगी जैसे आप करते आ रहे हो। हाँ, मतलब अपने मेथड चेंज नहीं करने होते कि किसी टॉपर की वीडियो देखी, वो कुछ बोल रहा है तुरंत चेंज कर दिया। ये सबका अलग होता है। मैंने कभी किसी टॉपर की वीडियो नहीं देखी टू बी ऑनेस्ट, और देखता भी था तो मैं जज करके हटा देता था कि मैं क्यों करूँ ये सब चीज़ें, मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो मैं जज करके हटा देता था टू बी ऑनेस्ट। तो
ये आप अपना मेथड ही देखो, आपका मेथड ही काम आएगा, आपको अपने मेथड से ऊपर उठना है, ये नहीं कि किसी का फॉलो कर पाओगे। फॉलो करना इम्पॉसिबल है, मैं ये कहूँगा मेरा भी फॉलो ही मत करना बिल्कुल। जस्ट टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, बट पॉइंट्स ले लो कि जो आपको हेल्प पॉइंट्स आप करे। देख सकते हो कि ये भी ऐसे करता है, मैं भी करता हूँ, तो चलो ठीक है, इस तरीके से। Correct. Now coming to biology, that's like the half part of the examination. So usually a lot of people put up a lot of pressure on physics and chemistry. तो biology end पे छोड़ देते हैं, तो इसी से good strategy? नहीं, बायो को मतलब ठीक है, बायो में एक्चुअली ये दिक्कत होती है कि उसका कोई लिमिट नहीं है, तो लोग ये सोचते हैं कि लिमिट तो है नहीं, तो उसको मतलब किसी चीज़ की लिमिट होती है तो आप कर लेते हो ना, आपके पास गोल ही नहीं है कि कितना भी कर सकते हो, तो इसलिए लोग बायो को थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं। तो बायो में ये है कि एनसीईआरटी अगर आपको पूरी आती है तो निगलेक्ट करके चल लो थोड़ा सा, क्योंकि अब पेपर एनसीईआरटी पे जाने लगा कम्प्लीटली। बट आपको एनसीईआरटी नहीं आती तो निगलेक्ट करके तो फिर नीट देना बिल्कुल सुसाइडल मिशन ही है, कुछ नहीं होगा उससे। तो फिर वही है कि मतलब एनसीईआरटी अगर पूरी आती है बायो की, फिर आप बाकी चीज़ों पर टाइम दे दो। तो वैसे लॉट ऑफ पीपल डू यूज एनसीईआरटी, आई मीन इट्स काइंड ऑफ नोन एज बाइबल फॉर नीट एग्जामिनेशन, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? एनसीईआरटी पढ़नी होती है और एनसीईआरटी है बाइबल, क्योंकि आप कोई भी मॉड्यूल देखो वो बनाते हैं एनसीईआरटी से ही हैं अपने पूरे कंटेंट को, और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, बट तब भी वो कोई ना कोई पॉइंट एनसीईआरटी का छोड़ ही देते हैं। ये हर बार होता है, एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये पॉइंट तो नहीं था वहाँ पे, ये छोड़ दिया, ये पॉइंट छोड़ दिया। तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। बट एनसीईआरटी में क्या है कि उसमें काफ़ी स्टेटमेंट ऐसे हैं कि मतलब आप उसको पढ़ोगे आपको लगेगा कि बहुत बड़ी बात वो कह रहा है, आपको समझ नहीं क्या बड़ी बात है, बट अपने टीचर से पूछोगे कहेंगे कि कुछ नहीं है, इनका मतलब कुछ और था, इन्होंने अच्छे से बस उसको फ्रेम नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी चीज़ कई बार होगी, तो इसलिए कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए तो आपको मॉड्यूल्स, टीचर्स, इन पे फोकस रखना है। करेक्ट, ऐसे भी होता है कि पहले पेज पे कुछ होता है, 7वें पेज पे वही टॉपिक पे कुछ और होता है। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी कई जगह पे बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, Yes. वो कई जगह पे जनरली लिख देती है, तो हम तो उसकी हर चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं ना। और तो ये चीज़ एनसीईआरटी में बहुत होती है कि हम उसकी हर पॉइंट को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पेपर बनाएगा। बट कई बार क्या होता है कि उन्होंने इतना सीरियसली लिखा नहीं था पॉइंट, उन्होंने जनरल लिख दिया था, तो ये दिक्कत बहुत आती है। तो इसलिए कंसेप्ट बिल्डिंग में आप अपने मॉड्यूल्स और टीचर्स पे फोकस रखो कि वो जो पढ़ा रहे कंसेप्ट उनका होना चाहिए। बाकी एनसीईआरटी की लाइन ऐसे याद कर लो कि हाँ ये लाइन गलत लग रही है, मतलब मुझे गलत लग रही है, बहुत सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बट ये एनसीईआरटी में लिखे तो मैं इसको याद कर लेता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए कि एक कंसेप्ट पीछे अलग बिल्ट है और बाकी चीज़ें जो गलत लग रही है उनको भी याद कर लो, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखी हैं। क्योंकि ये चीज़ होती है, आपको लगेगा कि ये तो सही है, ये ज़्यादा सही है, यही होना चाहिए, बट फिर कोई कहेगा कि एनसीईआरटी में तो ये लिखा है, हम तो ये मानेंगे। अच्छा। ये चीज़ होती है कई बार। ओके, तो ऐसे तो मतलब लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी ऐसे ही आ जाते हैं कि एनसीईआरटी के ही होते हैं वो। कि वहाँ पे कुछ लिखा होता है, लोग ये सोचते हैं कि वो, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो हाउ डू यू टैकल दोस क्वेश्चंस? इन क्वेश्चन जनरली होता है कि एनसीईआरटी का एक मतलब एक बाउंड्रीज है कि वो कहाँ तक इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। अब जब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो वो कोई बड़े टॉपिक को बिल्कुल थोड़ा सा टच करके विड्रॉ कर जाते हैं कि यूजी स्टूडेंट्स के लिए इससे ज़्यादा नहीं करना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम उसके उस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से कुछ अपना दिमाग में बना लेते हैं कि एडवांस भी पढ़ लेते हैं उसके ऊपर। नहीं, हम अपना कुछ अलग ही बना लेते हैं, इसका मतलब ये होगा। अच्छा, तो हम अपनी अलग अपना बना लेते हैं कि प्रिजम्पशन, और फिर वही चीज़ जब पेपर में आती है तो हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, और हम उसी चीज़ को एडवांस तरीके से मॉड्यूल्स में पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा क्रम्पल्ड अप हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कौन सा सही है, ये चीज़ आ जाती है। तो एनसीईआरटी में अगर ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो उसमें दिमाग नहीं मारना होता ना, कन्फ्यूज हो जाओगे, बने कंसेप्ट खराब हो जाते हैं। तो अगर ऐसे पॉइंट है ना जो आपके टीचर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, पहले तो उनसे पूछो, वो एक्सप्लेन कर देंगे। और कोई पॉइंट है वो भी कह रहे हैं कि बेटा सेंस तो नहीं बन रहा, इसका एनसीईआरटी में लिखा है तो याद कर लो, तो उन पॉइंट को याद कर लो। फिर ये नहीं कि एक टीचर ने मना किया तो हर जगह घूम रहे हो कि कोई तो बताएगा, क्योंकि वो पॉइंट ही ऐसे हैं कि कोई नहीं बता पाएगा। वो है थोड़ा कि उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, वो उन्हें जनरली लिख दिया। तो ये चीज़ होती है कि एनसीईआरटी याद ही करनी पड़ेगी एंड में कि ये पॉइंट लिखा हुआ है ऐसे। ओके, बट इज इट डिफिकल्ट फॉर यू कि मतलब हाउ मेनी पीपल डू फाइंड इट डिफिकल्ट कि एनसीईआरटी को पूरा याद रखना ईजी होता है? एनसीईआरटी को पूरा याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, ये तो फैक्ट है बिल्कुल, क्योंकि आप किसी चीज़ को लाइन बाय लाइन याद नहीं रख सकते। ऊपर से आपको पता है कि कंसेप्ट ये है, और फिर आपको उसके हल्का सा कॉन्ट्रास्ट करते हुए कोई चीज़ मिल रही है, तो उसको याद रखना और डिफिकल्ट लगता है, तक गलत चीज़ को याद रख रहे हैं ऐसा दिमाग में आता है। तो ये चीज़ है, थोड़ी दिक्कत है एनसीईआरटी में। बट तब भी आपको पूरी याद तो रखनी है, डिफिकल्ट होता है, बट उसका भी एक तरीका होता है। जैसे मैंने वो नहीं कर पाया था, मुझे बाद में पता चला था कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अपने तरीके से लिख लो नोट्स में, और शॉर्ट नोट्स छोटे पेज पे मत लिखना, पूरे रजिस्टर पे अच्छे से लिखना है। मैंने छोटे पे लिखे थे, वो पढ़े नहीं जाते फिर बाद में, तो ऐसे कर सकते हो। और उससे अगर हर चैप्टर को वैसे लिखोगे ना, तो एनसीईआरटी का अगर 50 पेज का चैप्टर है, नहीं सॉरी, अगर 20-25 पेज के चैप्टर होते हैं जनरली, तो वो हो जाएगा आपके 6-7 पन्नों में।
और उसमें आपने हर पॉइंट इंक्लूड किया होगा, ये नहीं कि कुछ छोड़ दो, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं देखना, सब लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में सभी इंपॉर्टेंट है। तो सब अपनी लैंग्वेज में लिख के अगर फ्लो चार्ट बना के लिखोगे ना तो बहुत कंसाइज हो जाता है चैप्टर, और एनसीईआरटी की हर लाइन भी याद हो जाती है, जो लाइन याद नहीं करनी थी ना वो भी हो जाती है ऐसे याद। ओके तो ऐसे केमिस्ट्री और बायो में ये करना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल रहता है। मैंने एंड में पता चला था, तो एंड में अपना मेथड चेंज नहीं करना चाहता था प्रिपरेशन का, तो मैंने नहीं किया था। बट अगर आपको पहले ही चीज़ मैं बता रहा हूँ तो आप कर सकते हो शुरू से। okay and did you follow any educators, any other teachers apart from your coaching centers? हाँ, मैंने प्राइवेट टीचर ज्वाइन करे थे, बट मेनली मेरा कोचिंग का ही सपोर्ट था, बिकॉज डाउट्स मेरे नहीं क्लियर होते थे प्राइवेट टीचिंग में। Okay. नाम नहीं लूँगा, बट आकाश में मैं जनरली वहीं पर डाउट क्लियर करने जाता था। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप दो जगह तो मत ही ज्वाइन करो, सीधे एक आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, वो एक शेड्यूल मैनर में चलते हैं, डाउट्स बताते हैं आपके, और आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं, वो सब एक अच्छा सा शेड्यूल्ड होते हैं। Okay. अगर आप दो जगह ज्वाइन करोगे तो एक जगह का टेस्ट में कुछ और आ रहा है, आप पढ़ कुछ और रहे हो, ये बहुत दिक्कत आती है। करेक्ट। सो इन ऑल दिस ड्यूरेशन वाले 2 साल में आपने मॉक टेस्ट कब स्टार्ट किया देना, एंड आपके इनिशियल मार्क्स कितने आते थे मॉक टेस्ट में? जैसे आकाश मॉक टेस्ट शुरू से ही लेते हैं, ऐसे शुरू से ना हमारे 490 टेस्ट होते हैं जो 360 मार्क्स वाले होते हैं, फिर धीरे धीरे करके 720 स्टार्ट हो जाते हैं टर्म टेस्ट, फिर ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो मेन जो पेपर होते हैं आकाश के AITS होते हैं, और वो जनरली जब आप नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो 2-3 महीने बाद स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो हर महीने होते रहेंगे, इस तरीके से चलता है। तो तभी से स्टार्ट हो जाते हैं, और तभी से ही देने चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल वैसे ही देने चाहिए। मैं पहले भी कहा था प्रोफेशनल तरीके से कि नीट में जैसे दोगे तो जितने दे सको उतने दो, मैं तो यही कहूँगा। और कभी भी पेपर को ये सोच के मत छोड़ो कि मुझे नहीं आता तो मैं पेपर छोड़ देता हूँ, ये सोच के छोड़ो कि मुझे आता है बट मेरा टाइम खराब होगा इसलिए छोड़ रहा हूँ। ये रीज़न वैलिड है कि आपको आता है बट आपको रिवीजन करना है, तो आप छोड़ दो कि ठीक है बहुत पेपर दे लिए, आगे भी बहुत आएंगे तो इसको छोड़ दो। बट ये नहीं होना चाहिए प्रिपेयर नहीं है तो मैं नहीं दे रहा, बाद प्रिपेयर करके दूंगा, क्योंकि ये बहुत फिर विक्टिम माइंडेड आ जाता है कि विक्टिम पर्सनैलिटी आ जाती है कि मेरा प्रिपेयर नहीं है इसलिए नहीं दे पा रहा, फिर वो करके प्रिपेयर कभी हो ही नहीं पाएगा। आप छोड़ते जाओगे टेस्ट और एक पूरी स्ट्रीक बन जाएगी छूटे हुए टेस्ट की। ओके तो ऐसे प्लेइंग द विक्टिम्स माइंड, ऐसे बैकलॉग भी बहुत हो जाते हैं, तो हाउ डू क्लियर बैकलॉग्स? बैकलॉग में फिर ये कि सर बैकलॉग बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया है, तो पहले तो ये देखो कि कुछ लोग क्या करते हैं, बैकलॉग को ओवरकम करने के लिए उस पर फोकस करते हैं, तो प्रेजेंट वाला बैकलॉग बन जाता है, तो वो लूप में फंस जाते हैं, पुराना बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, नया बन गया, ऐसे चलता रहता है। तो अगर बैकलॉग क्लियर करना ही है तो पहले तो ये देखो कि जो प्रेजेंट चल रहा है वो तो करना ही करना है, बैकलॉग को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, प्रेजेंट चलना चाहिए। और प्रेजेंट चलते चलते फिर उसमें टाइम निकालो कि प्रेजेंट मेरा इतना तेज चले कि मैं टाइम निकाल सकूँ पास वाले के लिए, फिर धीरे धीरे पास वाले को उसमें इंक्लूड करते जाओ, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा बट पास वाला कवर हो जाएगा। उसको एकदम से कवर करोगे तो प्रेजेंट छूट जाएगा। तो बैकलॉग ऐसे कवर करना होता है मेनली कि प्रेजेंट चलता रहे और पास धीरे धीरे रिकवर हो जाए। वुड यू रिकमेंड एनीथिंग कि मतलब बैकलॉग लगे ही ना? हाँ, बैकलॉग ना लगने का यही है कि जो क्लास में पढ़ा जा रहा है उसको घर पे आके तुरंत पढ़ो, और जो क्लास में चैप्टर पढ़ा जा रहा है उस पर फोकस रखो। कुछ लोग क्या करते हैं कि आगे आगे भागते हैं, वो खुद से चैप्टर पढ़ के कर लेते हैं, जबकि आगे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने लॉकडाउन जब इनिशिएट हुआ था तो क्या किया था कि मेरे भाई की 12th के मॉड्यूल्स रखे थे सारे, तो जब तक बाकी मेरे बैच में से 12th का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा था, मैं 70% कोर्स खुद से पढ़ चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं 12th का खुद से पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ या मुझे बहुत बेनिफिट होगा। बट जब आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग की चीज़ को पढ़ते हो, उसे याद कर करके, जितना याद हुआ उतना करके, तो बाद में फिर वो उतना याद नहीं रहता, तो उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो आगे भागना है कभी भी कोई अच्छा वो नहीं है, एक अच्छा ऑप्शन नहीं है आगे भागना। तो बैकलॉग जनरली वो होता है जब लोग आगे भागते हैं या बहुत स्लो चलते हैं। अगर आप क्लास के साथ चलोगे, उस चीज़ को अच्छे से करते रहोगे और टेस्ट को अपना वो बनाओगे गोल कि टेस्ट है तो उसमें जो आ रहा है वो पढ़ लेता हूँ, उसके टेस्ट के बहाने ये रिवाइज हो जाएगा, अगर आप ऐसे देखोगे तो बैकलॉग नहीं आएगा, कभी नहीं आता फिर बैकलॉग। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। एंड सो डेली शेड्यूल आपका कैसा रहता था हर दिन? 11th में तो मुझे इतना नहीं आता क्योंकि कोचिंग जाता था, फिर आने जाने के 1-2 घंटे पता नहीं चलते कहाँ गए, बट तब भी मैं घर आके 6 घंटे तो पढ़ता ही था, 6 घंटे तो पढ़ता था मिनिमम, तो इतना था ही। ओके, एंड ड्यूरिंग योर 12th आप कितना पढ़ते थे? हाँ, 12th में जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन से बहुत टाइम मिल गया था, मैं एक्सेस ऑफ टाइम मिल गया था एक तरीके से, तो तब मेरा 12 आवर्स पर डे एवरेज रहता था पढ़ाई का, और 14 आवर्स मैं अपने पीक में पढ़ता था, जब बिल्कुल पीक था कि सबसे ज़्यादा जब मैंने पढ़ा है तब 14 आवर्स मैंने रीच कर चुका हूँ। ओके, बट मैं जनरली ये रिकमेंड करूँगा कि आवर्स कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं होता, मेरे को ज़रूरत लगती थी तो मैं पढ़ता था, इतना ऐसा नहीं है कि स्टडी इन डिटेल, इसलिए आपको उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, और मेरे 11th का थोड़ा वो भी हो गया था, जैसे 11th में मैं कुछ चीज़ों को ऐसे करता था कि ये तो NCERT से आएगा, तो मैं मॉड्यूल पे फोकस नहीं करता था, तो मेरा 11th में कुछ पार्ट जैसे बॉटनी का सेक्शन वीक रह गया था, मैं डाउट भी क्लियर नहीं करता था, मेरे क्वेश्चन आ जाते थे, मेरा था मैं क्यों ही करूँ डाउट क्लियर, तो ऐसे करके तो मैं वो भी कंपेंसेट कर रहा था।
ऊपर से जैसे जब आप इतनी देर बैठते हो ना तो हेल्थ कंडीशन थोड़ी वो ख़राब होने लगती है, जैसे बैक पेन, नेक पेन, ये दिक्कतें होने लगती हैं। 12th के में सबको ही होने लगेगी, तो उसके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। मैं वो नहीं करता था, तो मुझे 12th में इन सब चीज़ों की दिक्कत आई है काफ़ी, हेल्थ कंडीशन रिलेटेड। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, एटलीस्ट एक्सरसाइज तो करनी है। बाकी मज़े फ़ोन वोन आप देखो अपने हिसाब से कितना यूज़ करना है, बट एक्सरसाइज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हेल्थ तो मेंटेन रखनी ही रखनी है। आपने सोशल मीडिया या फिर हॉबीज सब छोड़ दिए थे? सोशल मीडिया में यूज नहीं करता था। एंड हॉबीज़ भी मैं ये बताता हूँ कि मतलब हॉबीज़ वो परस्यू करनी चाहिए जिसमें टाइम कम लगे। जैसे मैं गाने सुनता था, मैंने 3-3 घंटे भी लगातार गाने सुन रखे नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, कि मैं संडे को ATS होता था, मैं ब्रेक लेता था, 3.5 घंटे सिर्फ गाने ही सुन रहा हूँ ईयरफोन लगा के। तो ऐसे कर सकते हो, बट आपको टाइम पता होना चाहिए कि मैं कितने में उसको छोड़ सकता हूँ। और गाने सुनना एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसलिए है कि पढ़ाई से आपने 15 मिनट का ब्रेक लिया, 15 मिनट और 3 मिनट का एक गाना, 5 गाने सुन सकते हो। तो ये बहुत कम टाइम खर्च करा रहा है और आपका रिफ्रेशमेंट भी करा रहा है। तो स्टैंड अप कॉमेडी, गाने सुनना, नई मूवीज़ के ट्रेलर देख लो कि नीट के बाद देखूंगा इन मूवीज़ को, ये सोच के। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। और रही बात TV सीरीज़ की, तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि मतलब जैसे ऐसे कर लो कि दिन, मतलब उसको रिवॉर्ड की तरह रख लो कि अगर मैंने ये रात तक इतनी पढ़ाई कर ली तो मैं सोने से पहले 45 मिनट का एक एपिसोड देख लूँगा। जैसे मैं गुड डॉक्टर, एक अच्छा शो है, तो मैं वो देखता था गुड डॉक्टर। मैंने 12th में ही स्टार्ट किया था। ओके। तो मैंने काफ़ी एपिसोड देखे हैं उसके। मतलब मैं सोचता था कि ये देख के पढ़ लूँगा, बट मैं उसको देख के सो जाता था, पढ़ता नहीं था फिर। बट मैं रात में करता था, तो मुझे पता था कि दिन की पढ़ाई हो चुकी है, तो उसको देखने में एक अलग ही रिवॉर्ड फील होता था। तो आप ऐसे उसको रिवॉर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा वैसे शोज़ नहीं देखने होते जो बिल्कुल आपको एडिट कर लें। जैसे एनिमे का जो वर्ल्ड होता है, काफ़ी एडिटिंग होता है, जो मैंने सुना है। मैंने ज़्यादा नहीं देखा। तो इस तरीके में आप नीट प्रिपरेशन में ऐसे मत ही जाओ इन चीज़ों में। तो थोड़ा लिमिटेड रखना है, बट कर सकते हो। These also lead you to procrastination कि आज एक और एपिसोड देख लेता हूँ, कल पढ़ लूँगा। हाँ, तो डिसिप्लिन है तो फिर तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो अवॉइड ही करो बिल्कुल। दिस मतलब डिसिप्लिन आपका तो होता ही है, मतलब आप करते रहते हो, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे लीड यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड जब आपने बताया कि आप गाने भी सुनते थे, तो ऐसे होता भी है कि आप गाने सुने वापस पढ़ाई किया है, तो मतलब आप पढ़ रहे तो वही गाना हम होते रहता है दिमाग में। हाँ, ये तो कई बार होता है, पूरे दिन हम होता था। बट फिर ये था कि अब जब पढ़ने आ गए हो तो चाहे हम होता रहे, अब तो करना ही है। तो दिमाग बोर हो जाएगा, टाइम बाद हम करते करते वो पढ़ाई पे फिर आ जाता है दोबारा। तो मतलब इफ़ यू पुट ऑन योर माइंड ऑन रीडिंग तो आ जाता है वापस। हाँ, मतलब मेरा यही है कि मतलब आप देख लो, कुछ लोग शेड्यूल फॉलो नहीं करते तो वो अपने हिसाब से करें, बट जो शेड्यूल फॉलो करते हैं उनका ये थोड़ा रहता है कि भले वो स्ट्रेस में पढ़ लेंगे, बट वो पढ़ेंगे उसी टाइम पे, उनका हो जाता है। जैसे मेरा शेड्यूल था कि अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, थका हुआ हूँ, तब भी मैं उसी टाइम पे पढ़ता था। एक ऑब्सेशन हो जाता है कि ये टाइम पढ़ने का तो पढ़ने ही है इस पर। तो अब वो भी आपको कंट्रोल रखना है कि आपको सेल्फ क्रिटिकल रहना है, बट कंस्ट्रक्टिवली रहना है। डिस्ट्रक्टिवली सेल्फ क्रिटिकल होने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी रहा था बीच में कुछ टाइम पे, तो वो दिक्कत करता है फिर अल्टीमेटली। दिस इज एक्चुअली अ गुड वे ऑफ कन्वर्टिंग योर स्ट्रेस इनटू अ बेनिफिट फॉर योरसेल्फ। हाँ, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसको बेनिफिट में कन्वर्ट करो। जैसे मैं ऑब्सेशनल हूँ काफ़ी, मुझे पता है, तो मैं उसको भी ऐसे यूज़ करता था कि जैसे मुझे 5 चैप्टर कवर करने हैं, अगर मैं एक चैप्टर कवर कर रहा हूँ तो दिमाग में घूम रहा है कि 4 और करने हैं, तो मैं 5 एक साथ स्टार्ट कर देता था। जैसे एक के 2 पढ़ने पड़े, फिर बंद करके दूसरे के 2 पढ़े, फिर तीसरे के। तो मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आ गया कि 5 पढ़ने स्टार्ट कर दिए हैं। अब मुझे इतना पता है कि मैं इतना ऑब्सेशनल हो गया, 5 कंप्लीट तो कर ही लूँगा। तो एक बेनिफिट हो गया कि 5 स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट तो पता ही कर ही लूँगा। तो ऐसे करके 5 चैप्टर कवर हो गए। अगर मैं एक के करके करता तो फिर मुझे लगता है कि 4 रह गए, तो एक भी नहीं हो पाता। तो ये है कि आप अपनी वीकनेसेस को भी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो जितना कर सको। ओके, एंड दिस वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि यू मेंशन अबाउट योर रिवॉर्ड सिस्टम कि आपने इतना पढ़ा एंड फाइनली आपने एक गुड डॉक्टर का एक एपिसोड देख लिया। सो दिस नॉट एवरीवन कैन फॉलो इट। बनाते हर कोई प्लान है, लाइक प्लान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सबके लिए, हर कोई बनाता है, बट फॉलो करना एंड उसे अडहियर करना एंड स्टिकिंग टू इट इज अ बिगर थिंग। तो हाउ डिड यू मेक श्योर कि मतलब आपने जो प्लान बनाया उसी पे स्टिक ऑन रहे? जैसे लोगों को जनरली 2 चीज़ होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो टॉपिक वाइज अपने दिन को बांटते हैं कि मैं ये टॉपिक आज कंप्लीट करूँगा, वो आर्ट्स के तरीके से नहीं देखते। मेरा मेथड ये था कि अगर मैं टॉपिक वाइज देखूँ ना तो मेरे नहीं होते थे टॉपिक, तो मैंने एक फिक्स कर लिया था कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, चाहे उसमें 1 लाइन हो, चाहे 5 पेज हो जाए या एक चैप्टर हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो फिर सो जाऊँगा। मेरा ये नहीं था कि मुझे ये पार्ट करना ही पढ़ना है। तो इसलिए मेरे आर्ट्स फिक्स थे। तो अगर मेरे आर्ट्स में अगर जैसे मैंने शेड्यूल बनाया कि ये चैप्टर पढ़ना है, अगर मैंने उतने आर्ट्स पढ़े, चैप्टर नहीं भी पढ़े, तो मैं उसको अपना जीत ही मानता था अपनी, कि मैंने उतने आर्ट्स पढ़ लिए। वो सबका अलग होता है, कुछ लोग टॉपिक वाइज देखते हैं, मेरा आर्ट्स का था, मैंने आर्ट्स कर रखा था, ये मैं पता था मैं टॉपिक नहीं कर पाता तो मैंने अपने आर्ट्स पढ़ रखे थे कि इससे ज़्यादा तो मैं आर्ट्स दे ही नहीं सकता, तो मैं मैक्सिमम आर्ट्स दे रहा हूँ, तो वो मेरी विक्ट्री ही है, चाहे मैंने चैप्टर नहीं किया हो पूरा।
तो Okay. मेरा ऐसे था, तो सबको अपने हिसाब से देखना है कि वो क्या कर सकते हैं. That's great. So yeah, I think that was everything about the preparation and आपने अपनी strategy सब कुछ समझा दिया. I'm sure students को तो they got a lot of points to cover in. And yeah, now let's go move on to a very fun section. हमने पढ़ाई की तो बहुत बात कर ली है. Now since we are already in aims right now and we'll move to a fun section जहाँ पे we'll just ask you a couple of questions. It's a rapid fire round and आपको आंसर भी rapid fire में देना पड़ेगा rapidly. So let's begin the rapid fire round. So I got couple of questions. आप choose करिए कि कौन सा आपको लेना है. Okay. Imagine a perfect city. What all things would you place in that perfect city? I would like a lot of greenery there, and at the same time some high-tech building stuff, मतलब similar to the Stark Tower in the Avengers and all. And मतलब I would make it a very pleasant space, very clean, and with less number of people, because I'm not comfortable with a lot of people. I'm kind of an introvert, so not very, but yeah, a little. Hopefully आप भी शार्क की तरह एक न्यूट्रॉन बिल्ड कर दो. Yeah, something like that. Next question. What makes you feel lucky to be you? Okay, I have a very nice support system at my home. My father and my mother, my brother, they're all very supportive and very frank. Matlab, I can use a mildly abusive word in front of them, they don't mind it because they know that in college people use that kind of language. So I'm very happy about that because most of my friends think that कि तो parents सामने ऐसे word use कर लेता है. So I feel really lucky to have a support, and they are very frank and they understand everything. Matlab, almost everything. They don't judge, they are not conservative and all. So I'm very lucky, and also I have a lot of friends, a lot of them, and they have a personality similar to mine. So I'm very lucky to have a friend circle which is so similar to mine that we don't even have to speak some points, even some double meaning jokes. We just look at each other eye and we know that he's thinking the same thing. Yeah, that mentality. Yeah. Psych. Next question. If you could be a president for a day, what would you do? I would remove reservation in PG seats because I think reservation is okay in my opinion for UG, but not for PG. My opinion. Next question. Which three words do you think best describe you? Okay, humble, down to earth, and humorous. Okay, that's good. Last question. If you suddenly got a lot of money, how would you spend it? Okay, so first of all, I would ask my father what to do about it because I have no financial experience of any kind. And second, I would like to invest it in healthcare mainly, and mainly healthcare and for my own benefits also. Okay, that's good. So that's the end of rapid fire round. And thank you so much for giving all the answers. I hope आपको मजा आया होगा. Yeah, sure. And yeah, you did provide a lot of important points for NEET preparation as well, and we feel very grateful कि आप आज यहाँ पे आए and you provided all the answers. And I'm sure this will be a very helpful episode for all the students as well. And we have a small token of appreciation. So yes, thank you so much. And we do have a ritual at Camera TV Toppers that in any topper that comes up here, they tag one of the topper that they think their story is also very special and they need to share it here. Who would that be? I would like to tag Pratham. He's my best friend actually from my same from the same city, and we had this NEET preparation together. We used to talk a lot about doubts and concepts. So he secured AIR 38 and he's also in AIMS, and his story is also very inspiring and would help a lot of aspirants. That's great. So, Pratham, we'll definitely have you on the show as well. And yes, that's the end of the show. And thank you so much for providing all the answers. I am sure जितने भी आपने बताया बहुत ही interesting था. मुझे तो बहुत interesting लगा. I'm sure aspirants को भी बहुत interest आए होंगे. So, if you have any other doubts or if you need to if you need to get a clarity on any particular things, आप comment section पे लिख सकते हैं कि this is my doubt and ये मुझे clarity चाहिए. We will definitely try to get the answers to you. So yeah, that's about the end of the show. And thank you so much. And we wish you good luck for your future. Thanks.